स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो पिछले दिनों हमने वीडियो में देखा था, जो है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग आगे का पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है फिर से दाम लगाना, फिर से दाम लगाना। तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो जब भी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जब भी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आए, या फिर कोई न्यू पार्टनर एडमिशन ले, रिटायरमेंट हो, या फिर किसी की डेथ हो, या फिर एमलगेमेशन हो, तो उस समय ज़रूरी है कि हम लोग ना एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट कर ले। इससे फ़ायदा यह होता है कि आज के डेट में हम लोग अपने एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू मार्केट वैल्यू से मैच कर लेते हैं और आज का वैल्यू उसका पता चल जाता है। क्योंकि इससे क्या है कि किसी भी साझेदार को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। चाहे वह वर्तमान में साझेदार हो उसको भी नहीं कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है, ना आने वाले साझेदार को फ़ायदा है या नुकसान है। क्योंकि इससे फ़ायदा यह मिलता है कि इसमें जो वैल्यू है वो आज के डेट में होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है कि जिस दिन हमने ना किसी एसेट्स को खरीदा था उसका दाम था 1000। जिस दिन हमने उसको खरीदा था उसका दाम था 1000। तो हो सकता है कि इतने दिनों बाद उस एसेट्स का वैल्यू या तो बढ़ गया हो या घट गया हो। तो हो सकता है कि इसका वैल्यू 1200 भी हो गया हो, या फिर इसका 700 भी हो गया हो, या तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। तो क्या है कि अगर हम अभी 1000 पे ही दिखाए तो क्या होगा कि अगर उसका वैल्यू बढ़ गया है तो जो पहले से पार्टनर है उनको नुकसान हो सकता है, या फिर अगर 700 कर दे तो क्या होगा कि आज का वैल्यू हो जाएगा। तो हमें यह देखना है कि आज के डेट में इसका वैल्यू क्या है। तो पुराने चीज़ों को, पुराने वैल्यू को आज के वैल्यू से हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। तो जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन, मतलब फिर से दाम लगाना। और इसमें क्या होता है कि रीवैल्यूएशन होने से किसी एसेट्स का दाम बढ़ जाता है या फिर किसी एसेट्स का दाम घट जाता है। कोई जो लायबिलिटी है वह पहले के वैल्यू से ज़्यादा शो करेगा या फिर कम करेगा। तो इस वजह से हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है। तो इस वजह से ये जो अकाउंट होता है यह नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वह नॉमिनल अकाउंट है। और इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि आज के डेट में वैल्यू लगाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं रीवैल्यूएशन करना, कि रीवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री देख लेते हैं, उसके बाद इसका लेजर बनाना सीख लेंगे। जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एसेट्स उसका वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग जो जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं उसमें यह मान लेते हैं कि हमारे जो एसेट्स है कोई, उस एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो पहला एंट्री जो है इसके लिए फॉर इंक्रीज, फॉर इंक्रीज in the value of an assets। किसी एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीज होने पर, उसका दाम बढ़ जाने पे, किसी भी संपत्ति का दाम जब बढ़ जाएगा तो हम लोग कौन सा एंट्री बनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए उसको बढ़ाने के लिए, प्लस करने के लिए हमें दोबारा से उसको डेबिट करना होगा। इसीलिए हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसका नाम लिखा जाएगा बाय नेम।
जिस भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा। जैसे मशीन का वैल्यू बढ़ा तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट लिखा जाएगा। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या है कि किसी भी एसेट्स के वैल्यू बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हुआ, हम जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट किस वजह से हो रहा है? तो जो प्रॉफिट हो रहा है वह हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से। प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद इसका नरेशन लिख देना है। तो नरेशन क्या है कि हमने इसका वैल्यू क्या किया, बढ़ा दिया। तो क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसका जो वैल्यू था वह बढ़ रहा था, इसका जो वैल्यू था वह बढ़ रहा था। क्या लिखेंगे? बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू एंड एसेट्स, जिस भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, ये क्या होगा? वैल्यू बढ़ने के लिए। ठीक है, अब अमाउंट वाला कॉलम में क्या लिखा जाएगा? तो जितना वैल्यू बढ़ेगा, जितना इंक्रीज होगा अमाउंट में हम लोग को उतना ही लिखना है। जैसे पहले जो था 1000 था, अब क्या हो रहा है 1200 हो जा रहा है। आज की डेट में मार्केट वैल्यू इसका 1200 है। तो कितना वैल्यू बढ़ा? 200। तो हम लोग इसके अमाउंट में 200 लिखेंगे, ना 1000 लिखेंगे ना 1200 लिखेंगे, 200। जो चेंजिंग होती है वही सिर्फ लिखा जाता है रिवैल्यूएशन में। ठीक है, दूसरा, अब क्या है, इंक्रीज के लिए हमने देखा। अब क्या है कि हो सकता है कि इसका वैल्यू कम भी हो जाए, इंक्रीज के बदले में रिड्यूस भी हो जाए, डिक्रीज भी हो जाए। तो क्या लिखेंगे? फॉर रिडक्शन, या फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ in the value of an assets। अगर किसी एसेट्स के वैल्यू में कोई कमी आती है तो कमी आने पे हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? तो जैसे बढ़ाने के लिए हमने ये वाला एंट्री बनाया, तो कमी आने के लिए ठीक इसका उल्टा बना देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अगर किसी एसेट्स के वैल्यू में कमी आई तो इस वजह से हमें क्या होता है? नुकसान होता है। जानते हैं नुकसान को डेबिट करते हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ भी जिस एसेट्स का वैल्यू कम होगा उसका नाम लिखा जाएगा बाय नेम। फिर से नरेशन लिख देना है। तो यह क्यों हुआ है? तो वैल्यू कम होने के लिए क्या लिखेंगे? बी द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। कमी होने के लिए ये वाला बनाएंगे। तो ये एसेट्स बढ़ेगा तो ये वाला, और कम होगा तो ये वाला। इसी तरह से अगर क्या होगा कि लायबिलिटी है, इसके बाद क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ रहा हो, लायबिलिटी अगर बढ़ रहा हो तो क्या करेंगे? और इस बात के लिए बना रहे हैं, ये हम लोग बना रहे हैं उसके वैल्यू को बढ़ने के लिए। किसके वैल्यू को? तो लायबिलिटी के। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी भी लायबिलिटी के वैल्यू में वृद्धि होती है तो क्या बनाएंगे? लायबिलिटी के वैल्यू में वृद्धि होती है, अगर लायबिलिटी हमारा बढ़ जाता है तो हम लोग इसका एंट्री क्या बनाएंगे? तो क्या है, लायबिलिटी अगर बढ़ता है
तो यह मेरा नुकसान है, नुकसान को फिर से डेबिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जिस लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे बाय नेम, ठीक है। being the appreciation in the value of a liability, जिस भी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा उसका यहाँ पे एंट्री बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे। ध्यान रखना है कि जब इसको बनाएंगे तो हम लोग सिर्फ उसी को लिखेंगे जितना उसका वैल्यू कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो लायबिलिटी के लिए हो गया। इसी तरह से अगर किसी लायबिलिटी का दाम घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या बनाएंगे, तो देखिए क्या बनाते हैं। अगर किसी भी लायबिलिटी का वैल्यू कम हो जाएगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, इसका अमाउंट कर दीजिए, इन द अमाउंट ऑफ ए लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी जो है वह कम होता है तो हम लोग क्या बनाएंगे, अगर लायबिलिटी कम होता है तो हम लोग क्या बनाएंगे। तो जब लायबिलिटी कम होगा तो ये मेरे लिए फ़ायदा है, तो फ़ायदा को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस वजह से फ़ायदा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन की वजह से। तो एंट्री क्या बनाएंगे, जिस लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ है उसको डेबिट कर लेंगे, लिएबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ भी ध्यान रखना है कि उसका नाम ही लिखा जाएगा। नरेशन में फिर से वही लिखना है, इन रिडक्शन ऑफ अमाउंट इन लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, एसेट्स को बढ़ने के लिए घटने के लिए, लायबिलिटी बढ़ने घटने का देख लिए। ऐसा भी होता है कि जब हम लोग रिवैल्यूएशन करने जाते हैं तो पता चलता है कि कोई एक ऐसा एसेट था या फिर कोई एक ऐसा लायबिलिटी था जिसको हमने पहले से बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो इस तरह के एसेट्स को, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या है, अगला एंट्री है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए। सबसे पहले हम लोग एसेट्स वाला देख लेते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स का हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे। और एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मतलब जिस एसेट्स का वैल्यू तो हमने पहले से लिखा ही नहीं था अपने बुक में, उस समय उसके लिए हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, जिस एसेट्स का हमने नाम नहीं लिखा था या जिस एसेट्स को हमने नहीं लिखा था उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे। जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स का अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन
अकाउंट। ध्यान रखना अनरिकॉर्डेड एसेट्स में उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखा जाएगा? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह हमने क्यों बनाया है, तो क्यों बनाया है अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए, तो क्या लिखेंगे? बीइंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बीइंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, एन एसेट्स इज रिकॉर्डेड। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए हो गया। जो एसेट्स अनरिकॉर्डेड था उसको डेबिट कर देना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए और ये और एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसके लिए हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? जो एसेट्स रिकॉर्ड नहीं था उसके लिए एंट्री बना लिए। अब जो लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं है उसके लिए बनाएंगे। अगर कोई लायबिलिटी हमारे बुक में पहले से रिकॉर्ड नहीं है और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? डेबिट करना है। किसको? तो रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहाँ भी ध्यान रखना है कि जिस लायबिलिटी को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था उस लायबिलिटी का नाम लिखा जाएगा। जिस लायबिलिटी का नाम हमने नहीं लिखा था उस लायबिलिटी को हम लोग लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे? वही चीज, एंड agreed value of a liability is recorded। ठीक है, तो ये जो हमने एंट्री अभी तक देखा कि रिवैल्यूएशन में जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा हो तो क्या एंट्री बनेगा, एसेट्स का वैल्यू जब कम हो रहा हो तो क्या एंट्री बनेगा, जब कोई लायबिलिटी है उसका वैल्यू बढ़ रहा हो तब क्या लिखेंगे, जब उसका वैल्यू कम हो रहा हो तब क्या लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसका एंट्री हम लोग क्या लिखेंगे, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसका एंट्री क्या लिखेंगे। तो फिर आइए आगे देखते हैं कि अब क्या करेंगे। जैसा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था हमने उसको सेल कर दिया, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसको हमने सेल कर दिया तो वो क्या बनेगा, या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो था उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो अभी हम लोग 7वां देखने जा रहे हैं और सेल ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसका हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो सेल किया तो उसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे। देखिए जब जैसे ही हमने किसी एसेट्स को सेल किया तो क्या होगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट, जिस तरह से भी आप एंट्री बनाते हैं उस तरह से बना लेंगे। कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। उसके बाद यह फायदा है तो रिवैल्यूएशन
अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। उसके बाद इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है। उसके बाद जो लायबिलिटी था अनरिकॉर्डेड, उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का हम पेमेंट भी उसी समय कर सकते हैं, उसको लिख करके ना उसका पेमेंट भी अगर कर सकते हैं। तो अगर हमने पेमेंट किया है तब क्या बनाएंगे, तो क्या है, और पेमेंट ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई जो लायबिलिटी था जिसका हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया था और वह हमारे बुक में शो नहीं कर रहा है, अगर उसका हम पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने में क्या बनाएंगे, तो पेमेंट करने के लिए क्या होगा, मेरे यहाँ से पैसा पेमेंट होगा जाएगा। रूल हमको पता है, जब भी कोई एसेट्स हमारे यहाँ से जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और ये मेरे लिए क्या था, नुकसान था, तो नुकसान को डेबिट। तो जब जर्नल एंट्री बनाएंगे उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। क्या करेंगे, एक सेकेंड, उसको नुकसान हुआ है ना, तो नुकसान में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है। किसके लिए हुआ, तो बीइंग पेमेंट ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई ऐसा लायबिलिटी था जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, उसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करते समय मेरे यहाँ से पैसा गया, जाने पे क्रेडिट करना है। और ये क्या है, मेरे लिए लॉस है, तो लॉस को डेबिट करना है। किस वजह से लॉस है, तो रिवैल्यूएशन की वजह से, इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। अब इसके बाद जो हमें देखना है, तो अब हमें देखना है कि इस रिवैल्यूएशन की वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम रफ में एक जगह लेंगे, उसमें क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। जितना बार डेबिट हुआ है और जितना बार क्रेडिट हुआ है, जर्नल एंट्री बनाते समय जितने बार हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है, तो उन सभी को बारी बारी से करके रिवैल्यूएशन के डेबिट वाला साइड में टोटल कर लेंगे। ठीक है। और जितना बार रिवैल्यूएशन जो था वह क्रेडिट हुआ था, उन सभी क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन को एक साथ लिख करके उसका टोटल कर लेंगे। क्रेडिट वाले को एक जगह लिख करके उसका टोटल कर लेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि ज्यादा किधर था। ठीक है। अगर क्रेडिट वाला ज्यादा हो और डेबिट वाला कम हो तो प्रॉफिट होता है, और डेबिट वाला ज्यादा हो और क्रेडिट वाला कम हो तो लॉस होता है। क्रेडिट वाला ज्यादा हो, डेबिट वाला कम हो तो प्रॉफिट, डेबिट वाला ज्यादा हो, क्रेडिट वाला कम हो तो लॉस होता है। तो अब इस दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहला वाला हम लोग मान के चलते हैं कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे, जब अगर हमें प्रॉफिट हो जाए तो हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट होगा उसको लिखेंगे फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन।
रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट कब होगा हमें पता है, जब क्रेडिट वाला ज्यादा हुआ, तो जो डिफरेंस था उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बनाते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद जितने भी पार्टनर थे इस पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है, उन सबका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जितने भी पार्टनर थे उन सभी पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। नरेशन क्या, बीइंग, यह एंट्री हम लोगों ने किस वजह से बनाया है, तो प्रॉफिट होने की वजह से, और इसको ट्रांसफर करने के लिए तो लिखेंगे बीइंग द नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग द नेट गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखिए या फिर करेंट लिखिए, करेंट अकाउंट। ये नरेशन हो जाएगा जब हमें प्रॉफिट होगा, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर इसी तरह से लॉस हो जाए तो लॉस होने का इसका उल्टा एंट्री बना देंगे, तो पार्टनर्स को डेबिट कर देना है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। और लॉस कब होगा, जब ये डेबिट वाला ज्यादा होगा। तो आइए उसका भी एंट्री देख लेते हैं। फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो जितने भी पार्टनर थे सबको डेबिट कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने जो ये पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है ना, उसको कौन से रेशियो में करेंगे, तो उसको हमेशा ही ओल्ड रेशियो में करेंगे, हमेशा ही ओल्ड रेशियो में इसका एंट्री हम लोग करेंगे। बीइंग नेट लॉस ऑन revaluation transfer to partners कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। ध्यान रखना है इसको किस कौन से रेशियो में करना है, तो हमेशा ही ओल्ड रेशियो में। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो अब बारी है हमें यह सीखने की कि हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसका लेजर कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो चलिए पहले उसका फॉर्मेट देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हम लोग बिना जर्नल एंट्री किए हुए भी ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो आइए सीखते हैं। तो देखना है कि जिस चीज़ से भी ना हमें नुकसान हो उन सभी को डेबिट साइड में लिख देना है।
जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सभी को क्रेडिट साइड में लिख देना है। जैसे कि अगर किसी भी एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है, एसेट्स के दाम में कमी आती है, तो ये मेरा नुकसान है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड लिख देंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, देखना क्या है, हमने लिखा है इसमें इंडिविजुअली, मतलब जिस एसेट्स का वैल्यू कम होगा ना उस एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, इतना नहीं लिखना है, ठीक है, उस एसेट्स का नाम लिख देना। जैसे कि मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट। इसी तरह से अगर कोई प्रोविजंस है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए या फिर बैड डेब्ट्स के लिए, तो ये भी तो मेरे लिए नुकसान है, क्योंकि अगर कोई पैसा मेरा डूब गया तो ये नुकसान है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड ही लिख देंगे। अगर किसी लायबिलिटी के वैल्यू में या फिर उसके दाम में बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा लायबिलिटी पेमेंट करना है, तो वो भी मेरे लिए नुकसान है, तो उसको भी इस साइड में लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यहाँ पे इसका नाम लिखना है, ठीक है, जिस भी लायबिलिटी के वैल्यू में इंक्रीजमेंट होता है, उसका दाम बढ़ता है, उस लायबिलिटी का नाम लिखना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उस लायबिलिटी का भी यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि हो सकता है कोई आउटस्टैंडिंग इसमें एक्सपेंस हो जो हमने पेमेंट अभी तक नहीं किया, वो अनरिकॉर्डेड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर कोई लायबिलिटी जो है अनरिकॉर्डेड था उसका अगर पेमेंट कर देते हैं तो उसको लिख देंगे टू कैश या फिर बैंक अकाउंट करके लिख देना, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, तो जिस चीज़ से भी हमें फ़ायदा हो उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। जैसे किसी एसेट्स के वैल्यू में वृद्धि होती है, उसका दाम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मेरे लिए फ़ायदा है, इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, उस एसेट्स का नाम लिख देना है, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंडिविजुअली, मतलब वहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, जिस एसेट्स का भी वैल्यू बढ़ेगा ना उसका नाम लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगर किसी लायबिलिटी के भी वैल्यू में कमी आती है तो उस लायबिलिटी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको हम नहीं लिख पाए थे, उसको भी लिख देना है। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस था कोई, वो हम नहीं लिख पाए थे, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर उसको हम सेल कर देते हैं तो उसमें भी हम लोग कैश या फिर बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई प्रोविज़न था किसके लिए, तो क्रेडिटर्स के लिए, डिस्काउंट के लिए, जैसे कि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हमें डिस्काउंट देंगे, इस बात के लिए अगर हमने कोई प्रोविजंस किया है तो उसको भी क्रेडिट में लिखेंगे, वो भी मेरे लिए फ़ायदा है। अब क्या करेंगे, सबका अमाउंट हमने बारी बारी से लिख दिया, अब दोनों साइड का ना जोड़ लगाएंगे, ठीक है, अलग रफ पेज पे क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। अब देखना ये है कि डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा हो रहा है या क्रेडिट साइड का, इस पर अभी नहीं जोड़ेंगे, कहीं साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें कि जिधर का भी जोड़ ज़्यादा हो वही वाला अमाउंट दोनों में लिख देना है, दोनों अमाउंट में जिधर का जोड़ ज़्यादा हो वही वाला लिख देना है, ठीक है। और जिस साइड कम हो रहा हो, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट दोनों साइड लिख दिए, और जितना कम हो रहा हो, इधर का टोटल जितना इससे कम हो उसको हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू। उसके बाद जितने भी साझेदार रहेंगे ना उन सबका नाम बारी बारी से लिख देना है, और इस प्रॉफिट को उस रेशियो में, उनके जो रेशियो था ओल्ड रेशियो, उसमें बांट करके लिख देंगे, ABC जितने भी पार्टनर है सब में बांट करके लिख देंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ, डेबिट कम, तो प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से अगर इस साइड का यहाँ पर लिखना क्या है कि बैलेंसिंग फिगर में लिखना है, इसको लिखना है बैलेंसिंग फिगर में, है ना। इसी तरह से इधर का टोटल ज़्यादा था और इधर का टोटल कम था, तो इधर वाला अमाउंट ही इधर भी लिख दिए, इधर भी लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना कम हो रहा है ना उतना निकालेंगे, और ये क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू। उसके बाद जितने भी साझेदार है ना सभी साझेदार का नाम लिख देंगे बारी बारी से, और उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बिना जर्नल एंट्री बनाए हुए भी आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।